वाई किरण। एससीईआरटी पर आधारित हम और हमारा पर्यावरण दूसरा भाग, चौथी कक्षा के लिए। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम परिवेश का तीसरा पाठ पानी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो के जरिए शिक्षार्थी पानी के भिन्न स्रोतों के नाम, व्यवहार और जल चक्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। पृथ्वी का जो यह नीला हिस्सा नजर आ रहा है, यह सब पानी है। पानी जमीन के सतह पर भी होता है और जमीन के अंदर भी होता है। जमीन के सतह के पानी को भूपृष्ठ जल या सतही जल कहा जाता है और जमीन के अंदर के पानी को भूगर्भ जल या भूजल कहा जाता है। आओ अब हम भूपृष्ठ के पानी के कुछ स्रोतों के बारे में जान लें। ये है नदी, सागर, महासागर, झील, तालाब आदि। बच्चों, क्या आपको पता है कि पानी बर्फ के रूप में पहाड़ों में भी जमा रहती है? यानी पानी ज़्यादा ठंडा होने से बर्फ का आकार ले लेती है। बच्चों, ये है चापाकल यानी हैंडपंप और ये कुआं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब में पानी कहाँ से आता है? चापाकल और कुएं में पानी भूगर्भ से आता है। आप सभी जानते हैं कि पक्के फर्श में कभी पानी गिर जाए तो आसानी से नहीं सूखता है, लेकिन जमीन में पानी गिरने से जमीन पानी सोख लेती है। ठीक उसी तरह बारिश का पानी, नदी और तालाब का पानी भी भूगर्भ में चली जाती है और जमीन के अंदर के खाली हिस्सों में जमा हो जाती है। किसी किसी जगहों में नदी, तालाब, कुआं या चापाकल का पानी पंप लगाकर टंकी में जमा किया जाता है और वही पानी पाइप के जरिए घरों में या कारखानों के कामों में व्यवहार किया जाता है। अब तक आप लोगों ने बहुत सारे पानी के स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि सागर का पानी पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि सागर के पानी में भारी मात्रा में नमक होता है। हम सभी पानी का व्यवहार पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर पोछा लगाने के लिए, खाना बनाने जैसे आदि कामों के लिए करते हैं। साथ ही खेतीबाड़ी और विभिन्न कल कारखानों में भी पानी का व्यवहार किया जाता है। इन्हीं कारणों से भूजल समय समय पर कभी कम कभी बढ़ता नजर आता है। आओ अभी हम पानी के इतने व्यवहार करने के बावजूद पानी फिर से कैसे परिपूर्ण होता है उसके बारे में जान लें। सूरज की रोशनी से नदी, सागर, महासागर या अन्य जलाशयों से पानी वाष्प यानी भाप बनकर ऊपर चली जाती है और यही भाप जब ठंडे वायु के स्पर्श में आते हैं तो छोटे छोटे पानी के बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ये छोटे छोटे बूंदे मिलकर बादल का रूप लेते हैं और हवा में तैरते रहते हैं। और ये बादल जब भारी हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में धरती पर पड़ते हैं। कभी कभी ये भाप के कण ज़्यादा ठंडे वायु से टकराने की वजह से बर्फ़ या ओलावृष्टि के रूप में भी धरती में बरसते हैं और नदी, तालाब, सागर आदि पानी से भर जाते हैं। और इसी तरह से यह चक्र चलता रहता है और इस चक्र को जल चक्र कहा जाता है। पानी प्रकृति का एक अमूल्य संपद है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। आओ अब हम भूगर्भ के पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए लेने वाले कुछ व्यवस्था या उपायों के बारे में जान लें। हमें कभी भी पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पानी का नल बिना किसी कारण से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ों के जड़ें बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर समाने में मदद करती है। और
बारिश के पानी का संरक्षण करके भूगर्भ में पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर करने के साथ साथ यहाँ दिए गए क्रियाकलाप को भी कीजिए। हमारे क्रियाकलाप का पहला प्रश्न है, अपने घर में व्यवहार करने वाले पानी के स्रोत का नाम लिखो। दूसरा प्रश्न है, पानी के 4 व्यवहारों के बारे में लिखो। और हमारा तीसरा प्रश्न है, जल चक्र का एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। बच्चों, यह एक जल चक्र का नमूना है। आप भी अपने घर में पड़े बेकार चीज़ों से ऐसे ही जल चक्र बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो बच्चों, आज इसी के साथ हम अपना ये पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।